नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपी स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज की क्लास में कितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप करेक्ट कर पाते हैं। एजुकेटर नेवर गेट्स लेट। एक बार से सेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि यस मैम इट्स लाइव नाउ, वैसे इट्स लाइव नाउ। खैर, तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत और ज़रा देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चन कर पाते हो। बड़े दिनों से तुम लोग की एक दिली तमन्ना थी कि मैम आर्टिकल्स वाले चैप्टर के ऊपर एक बारी से टेस्ट ले लो, है ना? यही तो चाहते थे। तो आज फाइनली आपके लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर टेस्ट होने जा रहा है जिसमें देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, पहला काम, एक बारी से क्लास के लिंक को जरा लाइक और शेयर मार दियो ताकि बाकी लोग भी क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आधों को तो पता ही नहीं होगा, आधे सोच रहे होंगे ना अकेडमी पे आज क्लास है ना? मुकेश, आशीष, रोहित, खंबागड़ी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल मैम। प्लीज जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड, बेटा जम्मू एंड कश्मीर का जिस दिन भी न्यूज़ आती है आई एम ट्राइंग टू कवर दैट अलग से। चलो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो विल कवर इट। ओके, चलिए अच्छा, तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। तो देखते हैं आज के कौन कौन से सवाल आपके लिए बने हैं आर्टिकल्स वाले टॉपिक के साथ में। इसके अलावा आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन होता है। ये क्लास आपका सुबह 7 बजे होता है। जो स्टूडेंट अभी भी क्लास को मिस करके, जिनको लग रहा है कि भाई अब तो पेपर हो गया, अब तो आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बेवकूफ़ियाँ करना बंद करिए। छोटे बच्चे नहीं हैं आप जो आपको समझाना पड़े मुझे कि हाँ अच्छा अभी भी तो नीड है, आगे पता नहीं क्या हो क्या ना हो, है ना? तो ये बेवकूफ़ियाँ करना बंद करिए और क्लास में थोड़ा सा समय पर आना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, छोटा भीम, रुमेश, देवराज, हाँ आज 10:30 का क्लास नहीं था। वैशाली, सिली, जितेंद्र, राकेश, अभिषेक पाल, ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। या बड़े दिनों से उस पर क्लास लिया नहीं है, मैं तुम्हारे अकेडमी पे ढूंढ रहे थे। मतलब सुबह से चिल्ला चिल्ला के हम थक चुके हैं कि आज अकेडमी पे। करेंटली आई एम वीपिंग। लाइफ में क्या होगा? लाइफ में वो होगा जो तुम करना चाहते हो, और क्या होगा। इसके अलावा आज आपका जो मैपिंग का क्लास रहेगा, मैपिंग के क्लास में आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ एशिया। 4:30 बजे वो क्लास रहेगा। अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार बैठिएगा मैपिंग के सेक्शन के लिए। और थोड़ी चिटचैट कम किया करो मैपिंग के क्लास में, समझ रहे हो? सारी बातें पता चलती रहती हैं, क्या क्या बातें कर रहे हो सब पता चलता रहता है। निकू, विभूति, सोनाली, शिनचैन, गुलशन, हैंडी, शकीर, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सौरभ, विकास, जितेंद्र, चलिए अच्छा, रिंकू, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ भैया, आगाज करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, फटाफट से एक बार से सेशन का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा। हमारा जम्मू एंड कश्मीर के एसएसबी का पेपर है, रिवर्स एंड लेक्स। चलो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी पॉसिबल होता है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो कंटेंट है उसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, इंजीनियर विजय, अरे भाई रोना बंद करो, अब तो पढ़ना स्टार्ट करो। चलो पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सपोज करिए कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक कोई नया स्टेट बनाना चाहती है, एक नया कोई राज्य का निर्माण करना चाहती है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए कि इसमें से कौन सा वाला आर्टिकल होगा जिसके अंदर आप एक नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सिंपल है, ये चारों के चारों जो आर्टिकल हैं ये पार्ट नंबर 1 के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें बोला जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिंपल सी बात है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है क्या, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो ये तो क्रॉस हो गया, राइट। फोर्थ वाला हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो बातें लिखी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, ये भी क्रॉस हो गया। 3 वाला कहता है कि भाई जो चीजें पहले से बनी हुई हैं उसका एरिया चेंज हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल नंबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नागरिकता के बारे में बताता है। अच्छा आपको एक चीज यहीं पर बता दें, अगले हफ्ते से यानी कि मंडे से 10:30 बजे का जो आपका क्लास होता है अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास जो होता है उसके अंदर आपका घटना चक्र वाली जो किताब है वो बुक आपकी स्टार्ट होने जा रही है और वो आपकी सब्जेक्ट वाइज चलेगी। ठीक है, सो दैट आप आराम से चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में आर्टिकल्स दिए गए हैं जो नागरिकता के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने सवाल पूछा था, कभी कभी होता है ना वो बोनस क्वेश्चन, तो वो बोनस क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि नागरिकता जो है वो कौन से भाग में आती है, दैट मीन्स कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। पूछा जा रहा है आपसे, अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि भारत का नागरिक है लेकिन वो भारत के बाहर रहना चाहता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर रहना चाहता है
तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो उसको ये राइट देता है? आप जरा कायदे से सुनिएगा ध्यान से। देखिए अभी क्या हुआ था, आपको पता है कि नागरिकता के ऊपर एक प्रस्ताव आया था जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहते हैं, और उसके बाद में इसको पूरी तरीके से कानून बना दिया गया, इसको एक्ट बना दिया गया। एक सेकेंड, टीची पे मैसेज किया था पॉलिटी को अदर भी सब्जेक्ट करा दें प्लीज। है कौन से अदर सब्जेक्ट? बच्चा कोशिश पूरी है कि सारे सब्जेक्ट करा दिए जाएं। दोपहर में 2 बजे जियो पढ़ा ही रहे हैं और आज पॉलिटी का टेस्ट हो ही रहा है, हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो ही रहा है मंडे से, तो एवरीथिंग इज ऑन। ठीक है चलो अच्छा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल होगा। अब देखो ये जो नागरिकता वाला प्रस्ताव आया है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 11, जिसका इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरीके का चेंज जो है वो कर सकती है। और पार्लियामेंट जब कोई भी अमेंडमेंट करती है तो आर्टिकल नंबर 368 का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल नंबर 6 है। आखिरी बार कब मार खाए थे? सच्ची सच्ची बता दो, आखिरी बार कब पिटे थे? कब वो ऐसे करके वो फ्लाइंग वाली तुम लोग के पास में आई थी? सच बता दो यार, आज झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? अगला सवाल, आर्टिकल आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि अगर सवाल में आपसे कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को, या अगर वो विमेन है या फिर वो चिल्ड्रन है, उसको स्पेशल राइट जो है वो स्टेट दे सकती है, कौन सा वाला पार्ट? मैम कसम से कभी कभी आप ऐसे सवाल बनाते हो ना कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं, मतलब संभाले नहीं संभलते हैं आंसू। क्यों कह दो ना, सुनिएगा। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको मालूम है कि आर्टिकल नंबर 15 कहता है देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो भाई उसी आर्टिकल नंबर 15 का कौन सा वाला क्लॉज है, बस ये जानना चाहते हैं। हाँ जी 15 का सी होगा, सुजाता, एंजल, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा वो सारी चीजें आने तो जा रही, बोला तो बेटा घटना चक्र कराएंगे, तो घटना चक्र इज फॉर यूपीपीएससी एंड यूपीएससी, बताया तो बेटा घटना चक्र कराएंगे। वो देखो उसका आंसर तो देखो क्या बता रहा है, आंसर बता रहा है 14 का क्लॉज नंबर 2। भैया कहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है हमको बताना, तो सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए किसी भी तरीके का प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर विमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है, तो ये रिजर्वेशन किसके अंदर आएगा? इसी आर्टिकल नंबर 15 का हिस्सा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल, यानी कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है और अगर कोई कंट्री उसको कोई टाइटल देना चाहती है, कोई भी उपाधि देना चाहती है, तो वो बिना प्रेसिडेंट से पूछे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, ये बात कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी गई है? कितने क्वेश्चन हो गए? अब पता नहीं यार, ऐसे काउंट थोड़ी ना कर रहे थे, तुमने वही कर दिया। अरे भैया तुम लोग ग्रेट हो ना। इसका राइट आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 18 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो दिस इज मेंशन इन अंडर आर्टिकल नंबर 18। अगर आर्टिकल नंबर 17 पूछा जाएगा तो वो किसके बारे में बात करता है? वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अगला सुनिएगा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब सपोज करो, कौन है इसका नाम क्या है? जल्दी से इसका नाम बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आजकल हम लोग का ये जो मॉडल है ना ये चेंज हो गया है, आजकल हम लोग थोड़ा गोलू से चेंज हो गए हैं किसके ऊपर, यहाँ पे कलुआ की तरफ। तो ये कौन है? दिस इज कलुआ। और आज से देखो मैच भी कर रहा है बैकग्राउंड के साथ में। तो ये जो कलुआ है, मान लो कि इसने किसी को मार दिया, ठीक है। अब बेचारे को एक बार तो सजा मिल चुकी है, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि जो लॉ था वो लॉ चेंज हो गया। तो क्या इस बेचारे कलुआ को दोबारा से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और दोबारा से इसको सजा दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला आर्टिकल है जो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? दैट इज आर्टिकल नंबर 20 के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 ये आपको राइट टू एजुकेशन देता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार देता है, और इसको जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। अगला सुनिएगा, खुशी देखो कलवा के नाम पे जो खुशी आती है ना तुम लोग के चेहरे पर। अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। दैट मीन्स ऐसा कौन सा इसमें से आर्टिकल है जो हमारे देश के अंदर भारत के हर एक नागरिक को पूरी स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकता है? आर्टिकल नंबर आपको बताना है। एक ऑटोबायोग्राफी ऑन कृति सिंह भी,
रुक जाओ, अभी लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? 25, 26, 27 या 28। देखो ये चारों के चारों जो आर्टिकल है ना, ये राइट टू रिलीजन के बारे में आपसे बात करते हैं। पहली चीज तो ये समझिएगा। और इसके अंदर आर्टिकल नंबर 25 जो है ये आपको पूरा पूरा राइट देता है कि आप अपने रिलीजन को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, सपोज करो कि जो कलवा है, ठीक है, अगर वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, राइट, अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चेंज करना चाहता है, तो वो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा? तो वो आर्टिकल नंबर 25 का ही इस्तेमाल करेगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग बड़ा मेरे से एक सवाल पूछते हो, तो मैंने सोचा कि आज ये वाला सवाल उल्टा मैं तुम लोगों से पूछ लेती हूँ। सपोज करो कि जो कलवा है ना, वो किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, और वो जो कलवा की औरत है वो किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती है। अब आप मुझे ये बताओ कि इफ दे वांट टू मैरी, ठीक है, इफ दे वांट टू मैरी, तो कौन सा वाला आर्टिकल यहाँ पे लगेगा? ये तुम लोग का फेवरेट वाला क्वेश्चन है, आज मैंने तुम लोगों से पूछ लिया है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? फटाफट से आंसर करके बताइए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। बिल्कुल सही तुमने कहा है, बिल्कुल सही तुमने कहा है। देखिए अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है, स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग, आपको पता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। आर्टिकल नंबर 21, बड़े तेज हो गए हो यार तुम लोग। आर्टिकल नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि हमारे देश के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें अगर माइनॉरिटीज यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो कौन सा आर्टिकल होगा? दैट इज आर्टिकल नंबर 30। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, दैट मीन्स माइनॉरिटीज के लिए। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 29 जो है वो उनके कल्चर और उनके स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल नंबर 30 जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो ए भाई गुड मॉर्निंग नहीं आई है। अगला सवाल बताइए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे देश के अंदर है, जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं, अगर मान लीजिए दिवाली होली इन सब की छुट्टी अगर ये भी लेने लगे तो कैसे काम चलेगा? तो क्या होता है, इनके जो राइट्स होते हैं ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है, ये राइट इनको दिया भी जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है। इन केस अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनको अगर राइट देना है तो वो राइट कौन प्रोवाइड कर सकता है? द वन एंड द ओनली पार्लियामेंट इनको राइट वापस से दे सकता है। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है अंडर आर्टिकल नंबर 33। कभी भी आप फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ोगे आपको हमेशा आर्टिकल नंबर 32 तक पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल पेपर के अंदर आर्टिकल नंबर 33 भी आपसे पूछा जा रहा है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दिस। अगला, लीगल सर्विस एंड अथॉरिटी एक्ट। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो कानून है इसको बनाया गया था 1987 में, और ये डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब ये बताओ कौन से आर्टिकल में आएगा? हाँ भैया, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, बिल्कुल झमाझम, अभी शुरू हुई है 10 मिनट पहले। हाँ जी, इसका आंसर करो, कौन से वाले आर्टिकल के अंदर इसको रखा जाएगा? तो देखिएगा, आर्टिकल नंबर 43 तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो आपको कहता है कि आप जो काम करोगे उसका आपको बराबर से पैसा मिलना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचे यहाँ पे 3। अब 3 में से ये वाला जो है आर्टिकल नंबर 41, ये कहता है भाई राइट टू वर्क, यानी कि आपको काम करने की आज़ादी मिलेगी, आपको और भी सारे राइट्स मिलेंगे, तो ये दो तो होने ही नहीं थे, बचा क्या था यहाँ पे? 2। ठीक है, तो देखना इसको समझिएगा, फ्री एंड लीगल एड जो आपको दिया जाता है ये आर्टिकल नंबर 39 के पार्ट नंबर ए में दिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो इसमें ए लगा हुआ है, दैट मीन्स इसको क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, लिविंग वेजेस की बात करता है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहा जा रहा है, ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? पहली चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत के अंदर सिर्फ एक ही राज्य में काम करता है, दैट इज गोवा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? स्कूल में जब आप जाते थे तो आपकी यूनिफॉर्म होती थी, हर कोई एक ही जैसे कपड़े पहनता था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि एक जैसा होगा,
क्या चीज? सिविल। सिविल का मतलब क्या हो गया? लोगों के लिए। क्या होगा? लोगों के लिए। कोड का मतलब क्या हो गया? लॉ। दैट मीन्स पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए जो कानून होगा वो हमेशा कैसा होगा? एक जैसा होना चाहिए। अब इसको लागू किया गया था कहाँ पर? गोवा के अंदर। गोवा के अलावा किसी और राज्य में इसको आज तक लागू नहीं किया गया। 42 होगा। इसीलिए कहते हैं जब पढ़ाते हैं तो प्लीज क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहा करिए। इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। अरे ये तो आंसर कर ही लोगे कम से कम। आर्टिकल नंबर 51। पहली चीज तो ये कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये हिस्सा है, और ये दिया गया है पार्ट नंबर 4 के अंदर। आपसे कहा जा रहा है आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा। लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। भैया जब ये है डीपीएसपी का तो फंडामेंटल राइट से तो मतलब ही नहीं, क्रॉस मारो। अब आज देखो क्या हुआ। आज का जो एसएससी का पेपर हुआ उसमें कम से कम 25 सवाल जो आए थे उसमें से 22 सवाल तो बहुत आसान थे, सबने सॉल्व कर लिए। बचे 3 सवाल। बच्चों ने कैसे उसको अटेम्प्ट किया? ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो ऑप्शन का एलिमिनेशन आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर सवाल का तुमको जवाब आता हो दिस इज नॉट नेसेसरी, जरूरी थोड़ी ना ऐसा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा लिखा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, सोच सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट। अरे भाई इंटर स्टेट कैसे आएगा? सेंट्रल स्टेट चैप्टर के अंदर थोड़ी ना दिया है, डीपीएसपी के अंदर दिया है। तो आप यहाँ पे रुकोगे। बचा बी या फिर डी, अब बताओ। अरे वाह हयात, अरे वाह। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में ये आर्टिकल बोलता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला बताओ। यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। देखिए जब हम यूनियन की बात करते हैं तो ये पार्ट नंबर 5 में है, और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो ये पार्ट नंबर 6 के अंदर आता है। सवाल में तुमसे ये पूछा जा रहा है कि आंसर करके बताओ कि कौन सा वाला आर्टिकल है जो यूनियन के बारे में बात करेगा। सोच समझ के आंसर करना। देखो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचे 2 ऑप्शन तुम्हारे पास। अब बताओ। हमास ग्रुप। ओ भाई ये नाम बदलो, हमास ग्रुप। इतने खतरनाक नाम रखो कि तालिबान वाले तुमको उठा ले जाएंगे बेटा। ऐसे नाम कौन रखता है? हाँ, लूसेंट से पॉलिटी पढ़ना बेनिफिशियल होगा। यस बिल्कुल, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। वैसे मैंने लूसेंट की पॉलिटी पूरी पढ़ा के रखी हुई है। चलो, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं करे हुए हैं उनके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। मंडे से 10:30 बजे पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 के बीच में दिया हुआ है। और सबसे पहला वाला जो चैप्टर आता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति दिया गया है आर्टिकल नंबर 52 के अंदर, और जब आप गवर्नर की बात करोगे तो 52, 153, 154 इस तरीके से गवर्नर के आर्टिकल्स दिए हुए। अगला सवाल बताइए। यार ये तो हलवा सवाल है। इम्पीचमेंट, महाभियोग, सब लोग जानते हैं। जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आंसर करके बताओ। इसराइल वाले मिसाइल। आप टिकटॉक आदि पिट जाओगे बता रहे हैं, बहुत दिनों के बाद में क्लास में आए हो। चलो अच्छा कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61 के अंदर ये दिया गया है। अब पहला पॉइंट तो ये समझिएगा कि जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं राष्ट्रपति के, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। और जब फाइनली यहाँ पे टाइम दिया जाता है राष्ट्रपति को कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं, वो समय कितना दिया जाता है? तो वो समय इनको दिया जाता है कितना? 14 डेज का टाइम इनको दिया जाता है। ठीक है, देख रहे हो क्लास में AK-47 भी आया। अरे भैया खतरनाक खतरनाक नाम रखते हो तुम लोग तो। हाँ जी, अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए। सवाल इजी सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सवाल में कहा जा रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। कई बार क्या होता है ना, ऐसे लिखकर आ जाता है और हमें ये पता ही नहीं होता है कि इसी को तो हम राज्यसभा कहते हैं, और बस वहां पे नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, दैट मीन्स जो राज्यसभा है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, इनके अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कौन से वाले आर्टिकल के अंदर दिया गया? आंसर बताओ। एग्जैक्टली, इनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ हाँ। ओ पगले सुनो, तालिबान इसलिए उठा के ले जाएगा उसको क्योंकि हमास तो गाजा पट्टी वाले एरिया में है, वो तो दुनिया जहान जानती है, लेकिन इसको तालिबान इसलिए उठा के लेके जाएगा क्योंकि वहां पे कहीं कमी ना पड़ जाए ना। समझते नहीं हो बात को, बस एवं ही चले आते हो। इसका आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल नंबर 80। अरे राज्यसभा पूछा गया था यार,
लोकसभा पूछा जाएगा तो आर्टिकल 81 हो जाएगा, अगर आपसे पार्लियामेंट पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 79 हो जाएगा। ये आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। पूछा जा रहा है डीलिमिटेशन, कुछ याद आया? अभी कुछ दिन पहले तुमको पढ़ाए थे डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, इसके हिसाब से जो विधानसभा होती है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स को चेंज किया जाता है। इस लॉ को अभी हाल ही में लगाने की बात बोली गई है, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये कानून बनता है 2002 में। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन से वाले आर्टिकल के अंदर आएगा। आपने मेरे से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, अच्छा ओके ठीक है आयुषी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वाले एक शॉर्ट वीडियो को मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, ठीक है। हाँ, और फिर वो लोग आईएएस बनाएंगे इसको। अरे बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 82। ये जितने 80 आंसर बता रहे हो, जितने 81 बता रहे हो, क्लास में कभी सुबह आए हो? कभी सुबह मुंह दिखाई कराइए क्लास के अंदर। अगर यहाँ पे इसको गलत बता रहे हो तो डेफिनेटली आपने कभी क्लास के अंदर ध्यान ही नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले तुमको पढ़ाया है मैंने ये आर्टिकल, 2 दिन पहले। अगला सवाल ये देखो, अभी देखो इस पे कितने लोग मजा आएंगे। अभी देखो तो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ एम जी मैम, इसी को तो कहते हैं ना बजट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है मैम, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे है नहीं, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद यू पीपल। अच्छा, बजट मैम सबसे पहली बार एक्ट में जब इंडिया में आया था तो दिस वॉज अ टाइम पीरियड, चलो आई एग्री विद यू। अब मुझे ये बताओ इसका आंसर कि सरफेसी एक्ट भी तभी आया था। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल नंबर होगा। तो देखो ये क्या है, एसेंट टू द बिल बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक को यहाँ पे पारित कर देते हैं तो ये आर्टिकल लगेगा। मनी बिल के लिए 110 हो जाएगा। बचे 2 ऑप्शन, अब खेलो निमिषा, अब खेलो फटाफट से। 112 गीतांजलि, 112 मनीषा, उपेंद्र, ओके, कार्तिक, रामप्रीत, सुप्रिया, ब्रूसली, सिली, बड़ी, ओके, गौरव, करेक्ट आंसर क्या होगा? 112 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियल बिल पूछा जाएगा तो 117 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो 112 हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्या करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर देता है अध्यादेश पारित करने के लिए। दैट मीन्स प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस अंडर दी पार्लियामेंट। बताओ गाइस, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दो यार, इतना काम नहीं कर सकते हो। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। समर, यस बेटा, आपके कमेंट शो हो रहे हैं बेटा। इसका आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 का मतलब वो नहीं है 1 2 3 भाग के निकल गए। अब सुनो, 76 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, और इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाता है 165 तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेगा। ये सेम पावर जो है ऑर्डिनेंस की, ये पावर गवर्नर के पास में भी होती है अंडर आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। दोनों में देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इधर उधर नंबर का हेर फेर है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल नंबर? सुप्रीम कोर्ट जो है जब वो राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर अपनी सलाह देती है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर देती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले की बात है, बाबरी मस्जिद वाला जब केस हुआ था उस टाइम पे इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था और आईबी के पेपर में आपसे पूछा गया था, ठीक है। सूरज लोधी 5 बार लाइक कर दिए, झूठ बोलते हो तुम लोग, हैं झूठे हो रहे हो। अब इसका आंसर करो। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 143। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर जब भी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उस एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य नहीं है। जब भी मैं आपको ये कहती हूँ कि क्लासेस में आया करो, चाहे वो 7 बजे हो, सुबह 5 बजे का क्लास हो, शाम को 4:30 का हो, सुबह 10:30 का हो, या 2 बजे का क्लास हो, क्योंकि बेटा पेपर इतने ही सवालों में से बनता है। तो आज तक क्या तुम लोगों ने मेरी बात मानी है? नहीं मैम, कभी नहीं मानी। तो बस ये कंडीशन बिल्कुल वैसी होती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सलाह इनको देता है तो ये माने या ना माने ये इनकी श्रद्धा है, समझ गए। दैट मीन्स कि ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगला सवाल बताइए, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो कैग होता है इसकी जो रिपोर्ट है, श्याम मोहन मौर्य, अच्छा, पूछा जा रहा है कि अगर कैग की जो रिपोर्ट है इसको ऑडिट करना है तो कौन से आर्टिकल के अंदर किया जाएगा? तो पहली बात तो ये है कि कैग आर्टिकल नंबर 148 के अंदर आता है ना।
हिमांशु सुधर जाओ, बता रहे बेटा तुमको। 148 के अंदर आता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि कैग की पोजीशन पे कौन काम कर रहा है तो आंसर करके जल्दी से बताना, गड़बड़ मत करना प्लीज इसको, ठीक है। आर्टिकल नंबर कितना होगा यहाँ पे? 151 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑडिट लिखा हुआ है, राइट। अब सुनो, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ओके, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अगेन इनको हटाएगा भी कौन? अगेन प्रेसिडेंट। तो सारी कहानी जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके ठीक भैया, इसका आंसर करो, मेरा सवाल अभी वहीं पर अटका हुआ है। जीसी मुर्मू पक्का? तुमको श्रद्धा कपूर, अभी रुक जाओ। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया स्टेट विद हैव द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वाला आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप करेक्ट आंसर क्या बताओगे? जल्दी से आंसर करके बताओ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, 8 डिग्री चैनल। अब देखो नया वाला कॉन्सेप्ट निकाल के लाया होगा। 8 डिग्री चैनल ये देख कर आया होगा गूगल पे, है ना। मैं बताऊं ना कहाँ देख के आया होगा? गूगल पे। अब गूगल पे इसने लिखा हुआ देखा होगा लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव्स लिखा हुआ देखा होगा। बेटा देखो सुनो, तुमको जो चीजें बताई जाती हैं, दिक्कत यही होती है आपका जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत वीक होता है। 8 डिग्री चैनल जो है ना बेटा, वो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में। आप कहेंगे नहीं है मैम, हम आपको दिखा सकते हैं। नहीं है मैम, नहीं देखो, दिखा तो आप मुझे सकते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड है। तो पेपर में कभी आपसे ये लिख के नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा वाला आइलैंड उस जगह पर है। आपसे हमेशा अ ग्रुप ऑफ आइलैंड पूछा जाएगा, दैट मीन्स आर्चिपेलागो पूछा जाएगा। तो यू विल मार्क 8 डिग्री चैनल ओनली, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लेना, आपको जवाब इसका मिल जाएगा। वेल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 153 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अच्छा, अगला सवाल क्या है ये कौन बताएगा? और गलती बताना, कसम खा लेना कि इसका आंसर तो गलती देंगे मैम। गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। आर्टिकल नंबर 50 बेटा, आर्टिकल नंबर 50 कहता है देयर विल बी व्हाट? सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। अब देखो, एक तरफ होता है एग्जीक्यूटिव, एक तरफ होता है जुडिशरी, है ना। दोनों के बीच में क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करेंगी और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो अपना काम करेंगी। दोनों के अंदर एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट इज आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। आंसर आज की तारीख में आएगा। हाँ 153। अरे यार कसम से बता रहे हैं, 155 इज द राइट आंसर। और सुनिएगा, एक ही राज्यपाल जो होता है वो एक से ज्यादा राज्य के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये बात जोड़ी गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ में। अगला सवाल, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है गवर्नर के लिए? ध्यान से सुनना। पहला, फाइनेंशियल पावर जो है राज्यपाल की वो आर्टिकल नंबर 202 के अंदर है। पार्डनिंग पावर राज्यपाल की एक मतलब 161 के अंदर है। डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल की 163 के अंदर है, या सारे के सारे करेक्ट हैं? शशांक, यस आई कैन सी योर कमेंट। बताओ, टाइम ले लो, आराम से आंसर करो। आंसर प्यार से समझाओ तो समझ में नहीं आता है ना तुम लोग को, क्या करें। ओडिशा का करंट अफेयर्स, वेस्ट बंगाल का करंट अफेयर्स, वही तो बात है। जब कहो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 4 बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चुके हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी है, शेयर कर दी है 2 दिन पहले। जिस दिन बोला था कि आज काम हो जाएगा उस दिन काम हो चुका है। बट नहीं मैम, हम तो कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है भैया, अब आगे आपकी श्रद्धा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। मुझे पता था ऑल के साथ में जाओगे, तुम लोग बहुत बड़े चोर हो गए हो। हाँ जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 200 जो है ये एसेंट टू बिल होता है और ये पावर गवर्नर की है। चलो मैंने इसको इजी कर दिया, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 213 जो है, इसके अंदर राज्यपाल जो है वो अध्यादेश को जारी कर सकता है। बिल्कुल सही लिखा है। अगला लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 213, मैं ना बता रही, अभी तुमको परसों पढ़ाया था मैंने कि आने वाले टाइम में 2047 तक का टाइम पीरियड है कि तब तक इंडिया के अंदर सबसे पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल वाली आ जाएंगी, जो कि कर्नाटका की हैं। उस दिन मैंने तुमको कोलिजियम सिस्टम समझाया था, एनजैक समझाया था, और मैंने 2 आर्टिकल बताए थे। 124 का क्लॉज नंबर 1 बताया था और 217 बताया था। दोनों आर्टिकल बताए थे। 217 जो है ये यहाँ पे कहता है
कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन सा करेक्ट है? सोच समझ के करना, सोच समझ के इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। सिंपल। अगर तुम सुबह 7 बजे क्लास में मुंह दिखाई कराने आ रहे हो तो गाइज आपका कोई भी सवाल गलत होने वाला है नहीं, बस इतना लिखवा लो। आर्टिकल रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट, आप बताओ। देखो हमारा जो पार्लियामेंट है ना, इसने क्या किया हुआ है, हर एक काम को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब एक हो जाएगा आपका यूनियन लिस्ट, एक हो जाएगा आपका स्टेट लिस्ट, एक हो जाएगा आपका कंकरेंट लिस्ट। ये 3 अलग अलग लिस्ट है। जब हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो कितने सब्जेक्ट? 100, यहाँ पे स्टेट में 61 और यहाँ समवर्ती सूची दैट इज कंकरेंट के अंदर कितने हो जाएंगे? 52। अब बताओ इसका देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन छाया हुआ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन चल रहा है। 246 के अंदर 246, सोच लो 247 भी आ रहा है किसी का, 248 भी आ रहा है। भाई साहब ये खतरनाक हो गया थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 246 के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट दिए गए वो मेंशन है, और इसी के साथ में देखोगे तो यूनियन भी यहीं पर आएगा और कंकरेंट भी यहीं पर आएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि समवर्ती सूची जो है, जो कंकरेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हाईकोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है? सुनो, हाईकोर्ट इंडिया के अंदर कितने हैं? 25 हैं। सबसे पहला वाला कौन सा था? कैलकाटा का था। आपसे पेपर में पूछा जाता है चौथे नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना था जिसकी सबसे बड़ी बेंच भी आपको देखने को मिलती है, तो दैट इज व्हाट? इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। अब प्रयागराज बोल लेना, मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया इलाहाबाद। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, सही है। अरे इसका आंसर तो बताओ क्या बनेगा? 214 से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, 214 होगा। श्याम मोहन विकास, ओके 214 पक्का सोच लिया? चलो ठीक है, अब इतनी शिद्दत से कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, 214 से स्टार्ट होता है व्हाट? हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। अगला सवाल बताइएगा, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल नंबर 32 जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट को दायर कर सकते हो, वो भी इसके अंदर क्यू वारंटो वाली रिट आती है, हम सभी लोग जानते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर आपको रिट दायर करनी है तो फिर आप कौन सा वाला आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे? आप ये बात जानते हो कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इतने सारे आर्टिकल्स, इसमें से एक ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर भी आप रिट को क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। कौन सा वाला आर्टिकल होगा? 231 होगा? अरे बाप रे, तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 226। देखो 222 जो है ये ट्रांसफर ऑफ द जजेस के लिए है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 214 हाई कोर्ट के बारे में बताता है, और 217 अभी तुमको मैंने बताया है कि कंसल्ट करने के लिए बना हुआ है। तो बचा क्या था? सिंपल था, इसका आंसर 226 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर टाइम आउट हो गया है तो कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर करके बताओ कि क्या होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? सुनो, जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो जजेस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करता है। ठीक है, और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 233 से इसकी शुरुआत होती है। जब भी आप हाई कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके साथ में ही आपको ये मिल जाएगा। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 243 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा लिखा गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है ये 3 टियर के होते हैं, मतलब ये इस तरीके से बटा हुआ होता है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, ये बताओ ये कौन सी कमेटी ने कहा था? ए होगा इसका, सोच लो, आंसर बताओ इसका। खून की प्यासी आत्मा, सुनो यार, ऐसे नाम मत रखा करो कि दोपहर में भी पढ़ने से पहले मेरे को डर लगे कि कितना खतरनाक नाम था। बलवंत राय मेहता कमेटी, एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखो अशोक मेहता कमेटी की बात करोगे तो इन्होंने 2 टियर सिस्टम कहा था, कैंसिल हो गया। एल.एम. सिंघवी की बात करोगे तो इन्होंने कहा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए, ये भी बाहर हो गया। और यहाँ पे JV.K. राव जो है इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए कहा था, तो ये भी बाहर हो गया। नहीं भी पता था तो भी आंसर कर लोगे। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 274 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है,
ये क्या कहता है, टैक्सेशन के लिए बिल को प्रेजेंट करने की रिकमेंडेशंस देता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको पहले किससे पूछना पड़ेगा, राज्यसभा चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और द पीएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैम आई एम द न्यू स्टूडेंट एट दिस चैनल, आई सॉ योर लेक्चर मैम। चलो मुबारक। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, इसमें से एक कोई ऐसी कमीशन है जिसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लोगों को, और ये कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के अंदर दी गई है और ये टोटल 5 सालों के लिए काम करती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, दिस इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये अभी 15th वाली फाइनेंस कमीशन काम कर रही है, जिसके हेड कौन है, एनके सिंह जी प्रेजेंट टाइम के इसके हेड है। इनकी किताब का नाम क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर इनकी किताब का नाम है। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, नेशनल इमरजेंसी। हाँ जी, आंसर बताओ। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट थ्रू, बताइए भैया आर्टिकल नंबर। देखो इमरजेंसी जो है वो 3 तरीके की हो गई, एक तो आर्टिकल हो गया 352, एक हो गया 356 और एक हो गया 360। ठीक है, ये हो गई नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया राष्ट्रपति का शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और ये हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 352 इज द राइट आंसर। ठीक, देखो आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें आपके लिए 10:30 बजे मंडे से स्टार्ट होने जा रही है घटना चक्र की किताब से, जहाँ पे आप हर एक टॉपिक को हर एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो मेरे साथ। और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है कितने बजे, 2 बजे क्लास स्टार्ट होगा, वो भी मंडे से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू अमेंड, यानी कि अगर संसद पूरे के पूरे संविधान के अंदर चीजों को बदलना चाहती है तो वो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेगी। वो कहते हैं ना, जोर का झटका हाय धीरे से लगा, तो बस यही वो वाला आर्टिकल है, क्योंकि दिस इज आर्टिकल नंबर, कहानी खत्म। क्या है यहाँ पे अपना टेलीग्राम जो है यहाँ पे देख के ज्वाइन करिएगा, कोई भी फोटो नहीं लगी है, ये मेरा एक्चुअल वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको पीडीएफ क्लासेस के लिंक सारी चीजें मिलेंगी। अनअकैडमी के पेड बैचेस जो है गाइज, ये आपके लिए इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आपने अभी तक, आज से आपका नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अभी भी आपके पास में टाइम है। अगर आप लोगों ने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज रहेगा इंट्रोडक्शन का क्लास, प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है। सो प्लीज बी फोकस। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। नया बैच इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा आज से, 9 बजे के क्लास का टाइमिंग रहेगा। इसके अंदर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ में सारे बैचेस ऑन अनअकैडमी। ठीक, मिस्टू हाय हाय, ये गुस्से वाली इमोजी क्यों आ रही है। चलिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट के सेक्शन के अंदर, रेज योर हैंड करके। यहाँ पे आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज करना है वो है कृति10। तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, चलिए तो मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।